खेड़िया जी को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। सुशील, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपकी जो क्रूड के करेक्ट होने की कॉल थी, गोल्ड के भी करेक्ट होने, गोल्ड शायद उतनी स्पीड से नहीं हुआ, उतने प्रोपोर्शन है, बट क्रूड तो काफ़ी मीनिंगफुली नीचे आ गया। बहुत ही शानदार कॉल थी। क्यों ना हम लोग अपना कॉन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट करें, यहाँ से किस तरह के लेवल्स नज़र आते हैं आपको? देखिए, क्रिकेट का खेल और स्टॉक मार्केट, छक्का लग गया तो लग गया, अगली बॉल, आने वाली अगली बॉल उतनी ही खतरनाक हो सकती है कि ना सिर्फ आप विकेट लूज कर जाए पर हेलमेट भी उड़ जाए। तो बधाइयां स्वीकार हैं, बट इस बिजनेस में क्या बधाई, कल जीते और आज यू आर आज एज वापस गुड हार एज हो योर सकती लास्ट कॉल, जैसे कहते हैं ना। है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये खेल चलता रहेगा। और अगर हम क्रूड और गोल्ड की अगर बात करें तो देखिए, अब कॉमन सेंस की एक बात है कि ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गए इन द वेरी शॉर्ट रन। डाउन ट्रेंड लॉन्ग टर्म का बहुत स्पीड पकड़ चुका है, बट इन द वेरी शॉर्ट रन एक बार ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गए। और अगर देखिए, क्रूड की चार्ट मेरे स्क्रीन पे दिख रही है अगर आपको, एमसीएक्स टर्म्स में, तो एक प्रकार की ट्रेंड लाइन के आसपास आया है। तो थोड़ा रिबाउंड आ जाए इसमें, डॉलर टर्म्स में $110 तक का रिबाउंड, और अगर यहाँ हम एमसीएक्स की बात करें तकरीबन 8,000 तक भी, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और फिर देखेंगे 110 के आसपास या 8,000 के आसपास फिर से एक सेल पैटर्न बने, रिवर्सल आए तो बेचना है। और जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, यानी कि $90 के आसपास, $93 के आसपास ये डॉलर टर्म्स में है, और एमसीएक्स पर तकरीबन 7,200 की, तो उसके बाद तो फिर हिमालय से उतरी ये गंगा सीधे बंगाल की खाड़ी तक जाएगी। जो कच्चे तेल ने हाहाकार मचाया है, तेल के सैलाब में भी बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। हो सकता है पिछले साल के न्यूनतम स्तर ये 4600 को भी तोड़ देते हैं। यहाँ से 40-50% घट सकता है क्रूड। और जब तक तो ये एकदम ट्रेंड लाइन बल्ले नहीं बल्ले करे टूटती है। मार्केट्स अगर ऐसा हो जाएगा तो। हाँ जी। मैं कह रहा था कि अगर उसकी रैली में मार्केट परेशान हो जाता है और बैंक्स एकदम धो डालते हैं लोग, तो ये रिवर्स में तो फिर इंडियन मार्केट के बल्ले बल्ले हो जाएंगे अगर $60-70 पे आ गया। ये भी एक मन का भ्रम है। देखिए, बैंकों को धोना ही था क्योंकि बाकी परिस्थितियां ऐसी थी, तो मन को तसल्ली देने के लिए ये बहाना अच्छा है गालिब, कि क्रूड बढ़ गया इसलिए हम बैंक बेच देते हैं। बैंकों को ऐसे भी बिकना ही था। वो जो एक वातावरण बन जाता है, वास्तव में आप देखोगे तो क्रूड एक लीड इंडिकेटर है रिस्क ऑन या रिस्क ऑफ का। अगर आपके बिजनेस में मजबूती है तो आप भाड़ा बढ़ा करके भी नई फैक्ट्री ले सकते हो। तो अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो क्रूड का दाम स्ट्रांग होगा। और क्रूड सबसे ज्यादा स्पेकुलेटिव, इसलिए सबसे पहले ऊपर या नीचे भागता है। तो एक्चुअली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आप करोगे, क्रूड इज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ अदर थिंग्स मोर देन एनीथिंग एल्स। मतलब ऐसा कभी मैंने इतिहास में नहीं देखा कि क्रूड में मंदी आती जाए और शेयर बाजार में तेजी हो जाए। और उसका कारण दो हैं। क्रूड का और शेयर बाजार दोनों की कीमत को आप डॉलर में आंकते हो, तो एक, ये दोनों डॉलर से उल्टे चलते हैं। और स्टॉक मार्केट जो रिस्क टेकिंग सेंटीमेंट पर चलता है, उसका सबसे पहला परिचायक विधायक तत्व क्रूड की तेजी या मंदी है। तो ये दो फैक्टर्स ज्यादा काम करते हैं। पर ठीक है, सबको बुद्धि मिली है तो उसको चलाते रहना भी आवश्यक है, उसके बिना मन नहीं मानता है। पर वहां बुद्धि का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम ये सोचते इकोनॉमी ठंडी हो जाएगी तब क्रूड ठंडा हो जाएगा। इनफैक्ट बिल्कुल सुशील जी, गुड आफ्टरनून। इकोनॉमी ठंडी होगी, क्रूड भी ठंडा होगा। यहाँ से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आईए की भी यहाँ पर एक रिएक्शन आ रहे हैं कि उन्हें भी लगता है कि ऑयल डिमांड जो आउटलुक है उसमें कहीं ना कहीं एक स्लैश देखने को मिल सकता है अगर ये रशिया यूक्रेन की जो पूरी टेंशन है यहाँ से थोड़ी ईज आउट होती है। तो ये तो खैर क्रूड की बात रही। हमने लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी, यानी लगभग पिछले हफ्ते, तब तक ऑटो कंपनीज की कोई भी उनमें कोई शीर मूवमेंट भी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम ऑटो कंपनीज हैं, ऑटो स्टॉक्स ने पिछले 3 दिन में पकड़ा है, एंड आपने इसे पिछले हफ्ते फिगर आउट कर लिया था। कोई और इंपॉर्टेंट सेक्टर जो आप आज हमें हाईलाइट कराना चाहते हो? मैं आपसे एक इजाजत चाहूंगा। अक्सर ऐसा ही होता है कि हमें सवाल आपसे मिलते हैं और हमें जवाब देना चाहिए, शिष्टाचार भी वही है। पर आज हम एक अपवाद करते हैं। मुझे एक सवाल पूछने का अवसर दीजिए। मुझे ऐसा एक भी सेक्टर या F&O का कोई भी ऐसा एक स्टॉक दिखाइए जिसकी चार्ट पर आज कहीं सेल का सिग्नल है, या दिन दो एक में कोई सेल का सिग्नल बन सके। सेल के सिग्नल्स इस बाजार में ढूंढना व्यर्थता है।
देखिए युद्ध से बड़ी विभत्स परिस्थिति नहीं हो सकती, भयावह परिस्थिति नहीं हो सकती। आज शाम को फेड की बैठक है और उसके बावजूद आप देखोगे ग्लोबेक्स पर S&P 500 ने, नैस्डैक ने अपने सारे इंट्राडे लेवल्स तोड़ के ब्रेकआउट कर दिया है। तो दिस मार्केट हैज क्लियरली क्लाइम्ड द वर्स्ट पॉसिबल वॉल्स ऑफ वरी। चिंता की सबसे ऊंची दीवारों को बाजार ऑलरेडी लांघ चुका है और ऐसे में जो स्टॉक्स बड़े लैगार्ड रह गए थे, पीछे रह गए थे, अब उनमें भी बाई के सिग्नल्स बनने लगे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड जिसको जिसको जो पसंद, ये स्वरुचि भोज है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार आपको जैसे लगे वैसे शेयर्स अब लेने का बाजार आ गया है। सुशील जी, ऑफ कोर्स जो कन्विक्शन आप बता रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चिंता की सारी दीवारें लांघ चुके हैं बाजार, फिर ऐसे में अगर हमारे व्यूअर्स आपसे सेक्टर स्पेसिफिक सलाह चाह रहे हैं, फिर आपने ऑफ कोर्स बताया कि किसी सेक्टर में जो भी पसंद हो निवेश कीजिए, लेकिन आपकी राय, आपका आउटलुक, कोई स्टॉक्स जो आप पसंदीदा आपने शेयर करना चाहें? देखिए, चूंकि ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स बहुत ज्यादा है तो कदाच शायद ये बेहतर होगा कि मैं आपको कुछ नेगेटिव चीजें बताऊं कि जिनको मैं अभी नहीं लेना चाहता। जैसे मेटल्स में अगर कुछ कोलाहल है तो मेटल्स की चार्ट्स ऐसी नहीं है। आपोलो पोलो के सिवा बाकी मेटल्स की, सारे बड़े मेटल्स की स्टॉक्स की चार्ट ऐसी है कि ये सेक्टर अभी भी लैगार्ड रह जाएगा, इसको वक्त लगेगा चलने में। और अगर मैं कुछ चुनूं, जैसे कि आज ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स, HPCL ने बड़ा ब्रेकआउट दिया, वापस आ गया अपनी ट्रेंड लाइन के पास, BPCL ब्रेकआउट के पॉइंट पर है। तो अगर 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 मान लीजिए क्रूड 95-110 की जोन में रह जाता है महीने भर के लिए, एक पल के लिए मानिए, तो इनको जितनी बड़ी इन्वेंट्री का गेन आएगा, इस तिमाही का मुनाफा बढ़ जाएगा। और अगर क्रूड एक तरफा नीचे लुढ़कता चला जाता है तो इनकी रिफाइनिंग मार्जिन्स के और मार्केटिंग के मार्जिन्स के गेन आ जाएंगे। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, यहाँ फंडामेंटल वाले भी झगड़ा नहीं कर पाएंगे कि तुम चार्ट वाले कैसे बात करते हो, चार्ट भी बड़ी मजबूत है। तो मुझे अक्रॉस द बोर्ड ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स ठीक लगते हैं। ऑटोस के अंदर में श्रेष्ठ चार्ट मेरे को इस वक्त टाटा मोटर्स की लगती। ऊपर कितना बड़ा सरप्राइज ये चार्ट दे जाएगी इसका अनुमान अभी मैं नहीं लगाना चाहता। किसी भी टाइम फ्रेम पर मारुति हो सकता है कि वापस एक बार रीटेस्ट करे, तो उसको मैं हर एक सेक्टर के, मान लीजिए आपको एक मेरी पिक देता हूं। अगर आईटी पे हम आए तो हम आपके साथ बीते 2 सप्ताहों में बात कर रहे थे कि सेकंड टियर आईटी स्टॉक्स पर अभी पहले खेलते हैं, पर अब तो पूरे का पूरा नैस्डैक भी ऊपर झूमने की तैयारी में लग रहा है। कल रात को मैंने ट्विटर पे एप्पल वगैरह के चार्ट डाले थे, तो एप्पल भी अगर एक नए हाई पे चला जाए और नैस्डैक अपने पुराने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट कर ले, ऐसी संभावनाएं हैं जो आज हम देखते हैं शाम को और कल तक फेड क्या बात करता है आज शाम तक। और अगर जो एक्सपेक्टेड है कि फेड बड़े करुण शब्दों में बात करेगा युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए और एक नॉमिनल रेट हाइक हो जाएगी, ठीक है, साइकिल रिवर्स हो रहा है, तो हो सकता है कि पूरा नैस्डैक जब ऊपर लिफ्ट हो जाए एनवीडिया से लेके एप्पल तक, तो यहाँ पर आपके चाहे TCS थोड़ा दबा हुआ है और विप्रो अभी भी इन्फोसिस जितना नहीं उछला है, तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड पूरा IT सेक्टर ऊपर चल पड़ सकता है। और केमिकल्स के स्टॉक, दीपक नाइट्राइट हो गया, नवीन फ्लोराइन हो गया। देखिए, अब सभी चीजों का एक एक करके नंबर आएगा और अगर हम इंडेक्स पे इसको एक बार के लिए बात को लाएं तो 17,200 क्रॉस हो जाए निफ्टी तो 17,500, 17,800, और अगर बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस 36,700 के पहले मुझे नहीं दिख रहा है और 36,700 क्रॉस होने के बाद सीधा 38,700 है। पर एक जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो कि रुपी डॉलर ने जो एक नया ऑल टाइम लो बनाया और वहां से रिवर्स कर गया। अगर मैं आपको ये चार्ट दिखा पाऊं तो रुपी डॉलर ने ये जो एकदम से आइलैंड रिवर्सल यहां से किया, अगर आप इसकी लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे, इसका विश्लेषण मैंने किसी और एक पत्रिका के वेबसाइट पर भी डाला है, 10 मिनट का वीडियो। मेरा व्यू अब ये है कि यहाँ से रुपी डॉलर अगर ये जब तक वापस 77 को नहीं छूता है तो हम अगले 4 से 5 महीने में 72 तक तो निश्चित जा रहे हैं, और अगर 72 भी तोड़ दिया तो आश्चर्य मत कीजिएगा कि हम 68 तक चले जाए। इसका शेयर बाजार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इससे दृष्टिकोण बनता है। भले ही पिछले 50 साल में लगातार रुपया लुढ़का है और शेयर बाजार लगातार बढ़ा है, 50 साल में आप समझ लो 1947 से लेकर अब तक अगर डॉलर की कीमत 75 गुना बढ़ गई और सेंसेक्स अगर 70,000 गुना बढ़ गया, तो ठीक है, ये दोनों उल्टे चल रहे हैं कि रुपया कमजोर होता है, शेयर बाजार मजबूत होता है। पर जब जब इस लगातार आती रुपए की लॉन्ग टर्म गिरावट में 3, 5, 6 महीने, 7 महीने के करेक्शन के पीरियड बने, जब डॉलर में बड़ा करेक्शन आया इन बिटवीन, स्टॉक मार्केट की 75% रिटर्न्स उसी पीरियड में आ जाती है ऑलमोस्ट एवरी टाइम। तो उस चीज को भी देखते हुए गंभीर भय का वातावरण, जिसका माल बिकना था बिक गया,
लेने वाले अभी भी संकोच कर रहे हैं और साथ में अगर रुपये की भी ये चाल है, तो मैं कहूंगा कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि एवरी डिप इस मार्केट को लेना चाहिए। और कदाच अगर मेरा रुपये का कॉल राइट हो गया तो मैं मेंटली इस बात के लिए भी ओपन हूं कि निफ्टी न्यू हाई पे जा सकती है, बैंक निफ्टी न्यू हाई पे जा सकती है। तो बड़ी संभावनाएं हैं कि वो बहुत ही शानदार बात बोली। मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि आप मीडियम टर्म में देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में 17,200 17,500 की तरफ अटेम्प्ट करेगा। आपका ये व्यू है कि सेलिंग एग्जॉशन हो चुका है, सबका माल उतर चुका है। और आप ये बात इनफैक्ट कल परसों में पढ़ रहा था, बफेट ने भी बोली थी कि डॉलर उनके लाइफ टाइम में ही 50-60 साल के इन्वेस्टिंग होराइजन में ही लगातार वीकन होता ही गया, लेकिन उसके बाद भी उनका पोर्टफोलियो कितने टाइम्स बढ़ा है। आपने भी यही कहा कि 5% पर ईयर लास्ट 40 साल से रुपये वीकन हुआ है, लेकिन वो स्टेप फंक्शन में नहीं हुआ है। और ये जो पीरियड आ गया स्ट्रेंथनिंग का, उसमें मार्केट ब्लास्ट कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी है और हम इसका ध्यान ज़रूर रखेंगे। जाते जाते सुशील, ये आप बताते जाएं कि अगर 17,200 17,500 अटैम्प्ट करें, फिर ऑल टाइम हाई की तरह अटैम्प्ट करें क्योंकि सेलिंग एग्जॉशन हो चुका है, कौन से 3-4 बड़े लार्ज कैप्स रहेंगे आपके हिसाब से? क्योंकि जैसे बैंकिंग की एक पार्टिसिपेशन कायदे से वापस आती नजर आई, कुछ 3-4 बड़े लार्ज कैप स्टॉक जो रेडार पे रखने चाहिए, जो लीड करेंगे ये? तो 3-4 चीजें फटाफट बता देता हूँ। ये HDFC शब्द के साथ जो लोगों को परहेज हो गया था, तो जिस किसी स्टॉक में HDFC शब्द लिखा उसे तो आप ले लीजिए, उनकी अति हो चुकी है, सबका बॉटम बन चुका है। दूसरा, इंश्योरेंस के स्टॉक्स और AMC कंपनीज, चाहे वो NAM हो, चाहे HDFC AMC हो, चाहे कोई सा हो, AMC स्टॉक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और HDFC समुदाय समूह के सारे स्टॉक्स और जी और डिश टीवी, मुझे लगता है मल्टी बैगर मूव्स यहाँ से शुरू हो गया। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा जी यहाँ से अगले 6 महीने 8 महीने के दृष्टिकोण में डबल हो जाए और डिश टीवी 3 से 4 महीने में डबल हो जाए। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और फिर अगले सप्ताह फेड को सुनने के बाद आपके पास आते हैं और लंबी चौड़ी लिस्ट को लेकर। एक और रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे सुशील, आपने लास्ट वीक दीपक नाइट्रेट दिया था और हमने देखा उसमें एक अच्छी खासी मूव देखने को मिली स्पेशलिटी केमिकल पर। अब आपका इस पूरे स्पेस में आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, अभी भी सारे ही सेक्टर्स के अंदर ना, चूंकि एक हिचकता बाजार है, इस हिचकते बाजार को लचक पकड़ने के लिए थोड़ा वक्त और दीजिए। एक एक दो दो शेयर्स करके जैसे निकलते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हम पहले उनके साथ चलते हैं और फिर पूरे सेक्टर्स के साथ जब एक्सप्लोसिव मूव्स आएंगी, क्या पता अगले बुधवार तक जब हम दोबारा मिले वो माहौल बन जाए, तो फिर उस पर हम टिप्पणी तब करेंगे। शानदार सुशील, बहुत मजा आया आज आपसे बातचीत करके। थैंक्स सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पैसे बन जाए आपके दर्शक के, मजा ज्यादा आ जाएगा फिर। नहीं, हम तो ट्रैक रखते हैं काफी क्लोजली और आई एम श्योर जो हम लोग के बातचीत तो सुन रहे हैं और थोड़ा भी अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो किस तरफ जा रहे होंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि स्मार्टेस्ट और बेस्ट माइंड्स अपने चैनल पे लाएं और उनसे बातचीत करें ताकि हमारे व्यूअर्स बेनिफिट कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सुशील। चिराग